इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई अब फोन टैपिंग पर कैसे आई और भगोड़े मेहुल चौकसी पर कैसे कस गया है शिकंजा, और मुंबई को बारिश से आज कितना बड़ा खतरा है। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के उस मुहिम की जिसका डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया है वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। दुनिया हुई मोदी की मुरीद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है और G7 की मीटिंग में पीएम मोदी के दिए इस आइडिया की दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने तारीफ की है और मोदी के मिशन का समर्थन भी किया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने मीटिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत समेत पूरे देशों के और दूसरे जो देश हैं उसे वैक्सीन के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति हुई है उसको लेकर छूट देने की मांग की है और कच्चे माल से बने बैन को हटाने पर भी डिमांड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठक के दौरान वैक्सीन पर भारत को रियायत देने की वकालत की और वैक्सीन के मुद्दे पर भारत की मदद करने का ऐलान भी किया। WHO ने भी मोदी के इस मुहिम का समर्थन किया है। G7 के शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। मोदी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान समर्थन देने वाले देशों का हम धन्यवाद करते हैं और भारत भविष्य में ऐसे किसी भी महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। मानवता के लिए वन अर्थ वन हेल्थ हमारा संदेश है। अपनी स्पीच में मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महामारी के खिलाफ भारत ने एक समाज के तौर पर लड़ाई लड़ी है और इसमें सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी की एक समान भूमिका रही है। भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया। इससे संक्रमित लोगों की पहचान करने और वैक्सीन के मैनेजमेंट में काफी मदद मिली है। भारत अपने इस अनुभव को दूसरे देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। G7 की बैठक में मोदी ने सिर्फ भारत की बात नहीं की बल्कि दुनिया के उन सभी देशों को कोरोना की वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति को जारी रखने की मांग की है जो वैक्सीन बना रहे हैं। मोदी की इस मुहिम की तारीफ करते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इस मिशन से दुनिया के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंच पाएगी और सबको टीका भी लग सकेगा। G7 बैठक में भारत को मेहमान देश के तौर पर शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज भी इस बैठक के एक सत्र को संबोधित करेंगे और आज की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को लेकर जो बात रखनी थी उसे तो रखा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी किस मुद्दे पर बात कर सकते हैं? एक कल के पीएम के अगर संबोधन की बात करें तो उसमें अमित एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो ये बताता है कि जैसे पीएम को और भारत को इनवाइट किया गया बोलने के लिए, वो एक बड़ी चीज थी। दूसरी बड़ी चीज तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिन चीजों को कहा और जिस प्रकार से सपोर्ट मिला वो ज्यादा बड़ी चीज थी। और प्रधानमंत्री में के बयान में एक चीज बहुत दिलचस्प है जिसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बहुत उत्सुकता से उसको और ज्यादा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि पीएम ने ये कहा था कि फ्यूचर में पेंडेमिक से लड़ाई में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सोसाइटी है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है। ये सीधे सीधे बिना नाम लिए, बिना कुछ कहे चीन की तरफ इशारा के तौर पे देखा जा रहा है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कि चीन को करारा जवाब, वहां डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी नहीं है। हमने देखा कि कोरोना के मामले में किस तरह से चीन को छिपाने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया चीन को शक के निगाहों से देख रही है। तो ये G7 की बैठक में पीएम मोदी का आप कह सकते हैं कि चीन को लेके बिना नाम लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। आज के संबोधन की बात करें तो निश्चित तौर पर आज 2 सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करने वाले हैं और कुल मिलाकर जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इन्वायरमेंट की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, तो ये सारे सेशन आज होने वाले हैं। उसमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कौन सा मंत्र देते हैं। कल जो उन्होंने मंत्र दिया वन अर्थ वन हेल्थ, इसको आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में सपोर्ट मिला। और ट्रिप्स वेवर का मतलब ये हुआ कि कोरोना काल में कोरोना से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रेड रिलेटेड होता है उसमें छूट होनी चाहिए और इसका दुनिया के तमाम देशों ने समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारत को इन्विटेशन मिला था G7 बैठक लिए, हालांकि कोरोना के चलते पीएम वहां खुद नहीं जा पाए, लेकिन हाइब्रिड मोड में जो वर्चुअल मोड में उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई और जो मंत्र दिया
जिस प्रकार से उस मंत्र का दुनिया के दूसरे तमाम बड़े देशों ने सपोर्ट किया है, वो बहुत बड़ी चीज है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पेंडेमिक के दौर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया कि डिप्लोमेसी के मामले में उनका अभी भी सिक्का चलता है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना भगाओ मिशन में लगे हैं, तो उनके एक दूत मंदिर निर्माण का काम तेज करने का मिशन लेकर अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है और यह मीटिंग राम जन्मभूमि परिसर में ही होगी। और इस मीटिंग में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हो रहे हैं। मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के अलावा नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अभी राम मंदिर की नींव का काम चल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा की यह बैठक निर्माण कार्य में तेजी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंदिर के निर्माण का काम 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। राम मंदिर पर यह बैठक आज और कल 2 दिन तक चलेगी। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राम मंदिर नींव का निरीक्षण किया जाएगा। फिर 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नींव में इस्तेमाल रॉ मटेरियल पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन यानी कल सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में एक बार फिर से बैठक होगी और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कल सर्किट हाउस में एक अहम मीटिंग होगी और इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल होंगे और मंदिर के निर्माण में लगी NLT और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की जाएगी। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत पिछले साल 5 अगस्त से तब हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला गर्भगृह में रखी थी। तब से अब तक 10 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और इतने दिनों में मंदिर की नींव की 6 लेयर पर काम चल रहा है और 5 लेयर का काम पूरा हो चुका है। बात करते हैं संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, जो ये अभी समीक्षा बैठक होगी, क्या इसमें चर्चा हो सकती है कि जो पेंडेमिक है उसके वजह से क्या कुछ डिले हुआ है काम में? यहाँ देखिए, बीच में काम इस तरह से बंद हो गया था। अब वहाँ 24 घंटे काम हो रहा है, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में यहाँ काम किया जा रहा है, जिसमें कभी बारिश हो जाती है या कभी पेंडेमिक की वजह से वहाँ काम नहीं हुआ था, लेकिन अब रफ्तार पकड़ ली है। तो ट्रस्ट का ये कहना है कि वहाँ पे जब खुदाई हुई तो काफी ज्यादा मलबा निकला है, वहाँ से 1 लाख क्यूबिक मीटर मलबा निकाला गया है। तो वो जो गड्ढा है उसको भरने का काम हो रहा है। 40 से 45 लेयर्स बनाई जाएंगी। एक लेयर बनाने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं। उस लेयर में वो सीमेंट का पानी का घोल डाल रहे हैं, पत्थर की गिट्टियां डाल रहे हैं, पत्थर की गिट्टी का पाउडर डाल रहे हैं, पत्थर की गिट्टी की राख डाल रहे हैं और बाकी मटेरियल डाले जा रहे हैं। काफी मोटा मटेरियल डाला जाता है, फिर उसको पतला किया जाता है। इस तरह से 45 लेयर वहाँ पे बननी है। लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि हमारा टारगेट है कि हम अक्टूबर तक ये काम पूरा कर दें। तो ये जितना काम हुआ है उसकी समीक्षा होगी, आगे किस तरह का काम होना है, वहाँ पत्थर कौन कौन से लगेंगे, ये सब चीजें, ये जो मीटिंग होगी इसमें तय होगा। क्योंकि इसमें जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, कल की मीटिंग में वो भी शामिल होंगे। अमित, रुचि, एक और बात यह है कि जो टारगेट है 2024 का, कहां तक लगता है कि पूरा हो जाएगा? देखिए, ट्रस्ट की पूरी कोशिश है, क्योंकि बीच में काम की रफ्तार, पिछले साल भी काम बंद हो गया, पूरा लॉकडाउन रहा और इस बार भी काम की वो रफ्तार नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। काम काफी ढीला धीमे हुआ और अब क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है तो बारिश में भी काम में बाधा आ सकती है। इसी को देखते हुए ट्रस्ट ने अब वहाँ 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया है। मजदूर लगा दिए गए हैं जो 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। तो ट्रस्ट का कहना यही है कि उसका टारगेट है कि 2024 तक भगवान राम का जो ये मंदिर अयोध्या में बन रहा है, यानी कि जो पेंडेमिक की वजह से जो एक तरह से टाइम लॉस हुआ है उसको पूरा किया जाएगा 24 घंटे काम करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंदिर का सपना तो पूरा हो रहा है, सरकार का एक सपना भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का भी है। डोमिनिकन आइलैंड से मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने की कोशिश पर तेजी हो गई है। उसके खिलाफ देश की 2 एजेंसियों ने डोमिनिका कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एक याचिका सीबीआई और दूसरी एमईए की ओर से है। सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक घोटाले केस पर फोकस करेगी, जिससे मेहुल चौकसी को भगोड़ा साबित किया जा सके। वहीं विदेश मंत्रालय की कोशिश होगी कि भारतीय नागरिकता का जो स्टेटस है उस पर फोकस किया जाए, मेहुल चौकसी को जुड़े। और सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि चौकसी एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है और भारत में प्रवर्तन कानून से बचना चाहता है। और हलफनामे में यह भी कहा गया है कि चौकसी घोटाले का मास्टरमाइंड था। उसने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से क्रेडिट जुटाने की कोशिश की। और सीबीआई ने अपनी शिकायत में चौकसी के खिलाफ इंटरपोल में जारी रेड कॉर्नर नोटिस का भी जिक्र किया है।
बात करते हैं संवाददाता अभय पराशर से। अभय, अब जो कोशिश की जा रही है उसके बाद जो प्रत्यर्पण होना है उसको कितना बल मिलता है और क्या असर पड़ेगा? देखिए, काफी ज्यादा बल मिलेगा क्योंकि जो एफिडेविट दाखिल किए हैं, चाहे हम सीबीआई की बात करें या फिर एमईए की बात करें, उसमें ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं लगातार, क्योंकि मेहुल चोकसी के वकीलों की तरफ से दलील दी जा रही है कि वो एंटीगुआ का नागरिक है। लेकिन इसी वजह से अब एमईए, विदेश मंत्रालय और साथ में सीबीआई ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं डोमिनिका की अदालत में, उसमें सीबीआई ने कहा है कि पूरी साजिश रची गई, भारत से किस तरीके से 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करके पीएनबी बैंक के जो कर्मचारी थे उनके साथ साजिश करके धोखा देकर ये फरार हुआ और इसकी गिरफ्तारी की जानी थी, लेकिन उस वक्त इसे देश छोड़ दिया। तो वहीं जो इसकी नागरिकता की जहां तक दलील दी जा रही है इसके वकीलों की तरफ से मेहुल चोकसी के, तो जो एमईए है वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है डोमिनिका में जो हलफनामा दाखिल किया है कि अभी भी भारत के अंदर इसकी नागरिकता को खारिज नहीं किया गया है और यही वजह है कि इसे वापस भारत भेजा जाए ताकि इसने जितना बड़ा घोटाला किया है इससे वो न केवल रकम वसूली जाए बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल सीबीआई और साथ में एमईए ने हलफनामे दाखिल किए हैं और अगर इस पर आगे सुनवाई होती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि हरीश साल्वे जो कि एक बड़े वकील है वो न केवल विदेश मंत्रालय बल्कि सीबीआई का नेतृत्व डोमिनिका में कर सकते हैं और मेहुल चोकसी को भारत लाने की जो कोशिशें हैं उन्हें इन हलफनामों से काफी ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहुल की मुश्किल तो बड़ी है, मुंबई के लोगों की भी आफत बढ़ती जा रही है। मुंबई में आज फिर कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल मुंबई, ठाणे और पालघर के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से बहुत जरूरी ना होने पर घरों में ही रहने की अपील की है। आज दोपहर 2 बजे समंदर में हाई टाइड का भी आना माना जा रहा है, इससे मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। तो मुंबई के बारे में आपको बता दें, मुंबई समेत आसपास के जो भी तटवर्ती इलाके हैं जैसे कि रत्नागिरी है, रायगढ़ है, कोंकण का इलाका है, ठाणे है, इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई को आज फिर से भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मुंबई में शुक्रवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। अंधेरी, सांता क्रूज, परेल, दादर समेत मुंबई के आसपास के इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच एक चेतावनी बीएमसी की तरफ से आई है। बीएमसी ने इस बारे में एक कैलेंडर जारी किया है और बीएमसी के मुताबिक कम से कम 18 दिन मुंबई में मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। इन 18 दिनों में समुद्र में 4 मीटर से ज्यादा ऊंची टाइड आने की संभावना जताई गई है, जिसका असर निचले इलाकों में पड़ेगा। मुंबई में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जगह जगह पानी भर गया। सड़क पर 2 से 3 फीट तक जल जमाव है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कहीं बसें फंसी तो कहीं पर टैंकर भी फंस गए। किंग सर्कल से इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के किंग सर्कल में पहले वाटर टैंकर फंसा, उसके बाद में ट्रेलर और अब बेस्ट बस फंस गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए किस तरह से स्थानीय लोग, मुंबई पुलिस के जवान, तमाम लोग इस बेस्ट बस को धक्का मारकर किनारे करके लेके जा रहे हैं। आप देखिए बेस्ट बस का जो पूरा का पूरा पहिया है वो पूरी तरह से डूब गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग हुई है और इस बेस्ट बस को धक्का मारकर जो है आगे लेके जाया जा रहा है सुरक्षित जगह पर। इसमें जो पैसेंजर थे उन तमाम पैसेंजर्स को उतार दिया गया। आप देखिए ये वो महिलाएं हैं जो फुटपाथ से इस वक्त चलकर जा रही हैं। ये तमाम लोग बस में सवार थे, इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल इस बस को अब एक किनारे कर दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके की है, बेहद चौंकाने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर टैंकर फंसा, आप देखिए अभी भी ये वाटर टैंकर यहाँ पर मौजूद है। ठीक उसके पीछे एक ट्रेलर फंसा, वो भी अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। इन दोनों ही गाड़ियों को निकाला नहीं जा सका और उसके बाद में अब एक बेस्ट बस भी इसी वाटर लॉगिंग का शिकार हुई और फंस गई। यहाँ पर आप देखिए मुंबई पुलिस के जवान थे, तमाम स्थानीय लोग थे, इन लोगों ने इस बेस्ट बस को धक्का मारकर किनारे लगाए। सर बताइए, एक के बाद एक गाड़ियाँ फंसती जा रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। क्या करेंगे, अभी बारिश तो रुका है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कैसे निकलेंगी ये गाड़ियाँ? ट्रेलर है, टैंकर है, पानी कम हो जाएगा थोड़ी देर में, धीरे धीरे आधा 1 घंटे में पानी कम हो जाएगा। आप लोगों को भी काफ़ी मुश्किल हो रही, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर? हमारा काम ये हो। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि थोड़ी देर रुकेंगे तो शायद पानी कम हो जाए, तब इन गाड़ियों को निकाला जा सकेगा। फिलहाल लगातार जिस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर स्थिति जो है इस तरह से बिगड़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत
स्थानीय लोगों को होती जा रही है, साथ साथ में जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए भी फिलहाल एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर जिस तरह से बंद पड़ रही है वो कहीं ना कहीं परेशानी आने वाले समय में जो है और ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब देखिए यहाँ पर इस वाटर टैंकर को भी निकालने की कवायद हो रही है कि इसे भी धक्का मारकर आगे लेकर जाया जा सके। फिलहाल जो लोग थे वो तमाम लोग इस टैंकर को भी धक्का मार रहे हैं, लेकिन इस टैंकर को हिला पाना फिलहाल अभी इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। दरअसल जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है और लगातार जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर रहा है, उससे ये परेशानियाँ सामने आ रही हैं। अब राजस्थान की राजनीतिक लड़ाई फोन टैपिंग पर कैसे आई, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। मुंबई बारिश से परेशान है तो कांग्रेस कले से परेशान है। राजस्थान में सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। पायलट ग्रुप के विधायकों का दावा है कि फोन टैप कर विधायकों पर नजर रखी जा रही है और सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर खींचतान चल रही है। पायलट गुट मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज बताया जा रहा है। मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ चीज़ खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं कि उस तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फ़ोन टैप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। पायलट ग्रुप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के सनसनीखेज दावे के बाद बीजेपी ने भी गहलोत पर अटैक किया है और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि राजस्थान में अघोषित आपातकाल है। सरकार बताए कि किस विधायक की जासूसी की जा रही है और जनता को जवाब देना ही होगा। एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है। सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में यदि इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।